Anjali speaking, and this is Himadri Bansal. Today I'm going to start a new series for you guys. And this series is going to be regarding company law. कंपनी लॉ के मैं सारे के सारे प्रोविजंस ऐसे समझाऊंगी जैसे कॉमर्स वाले को भी समझ आए और ह्यूमैनिटीज वाले को भी समझ आए, क्योंकि मैं खुद ह्यूमैनिटीज वाली हूँ और मेरे को काफी टाइम लग गया था ये चीजें समझने के लिए, विच आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग वेरी शॉर्टली एंड वेरी क्रिस्पली. ठीक है ना. तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, दैट इज टू से कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से लेकर वाइंडिंग अप तक वीडियोस बनाने वाली हूँ मैं. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई कि ये वीडियो अगले 1-2 दिन में बन के आप लोग के लिए तैयार हो जाए. आई एम गोइंग टू कवर सेक्शंस, प्रोविजंस कि क्या कहते हैं वो असली प्रोविजंस, बेसिक्स एंड केस लॉज. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू गाइस. ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू बी गिविंग मी इज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. व्यूज बढ़ रहे हैं मेरे, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा. आई मीन गाइस, कम ऑन. ऑलराइट, so this is how it is going to be. Okay, the first video for this, let's start guys. corporate personality के ऊपर रहेगी मेरी फर्स्ट वीडियो, एंड इसमें मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कर लूंगी. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ये खुद में इतना बड़ा टॉपिक है नहीं कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा. पर अभी हम देखते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. देखो यार, पढ़वा तो मैं दूंगी आप लोगों को इंग्लिश में. फर्स्ट व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड इज, एक कंपनी तब बनती है जब उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है. इनकॉर्पोरेशन कब होता है? जब आप उसको जाके रजिस्टर करवा लेते हो. ठीक है, कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद एक डिस्टिंक्ट, मतलब एक अलग सी ही पर्सनालिटी अडॉप्ट करती है. उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब वो अपने मेंबर्स से अलग है. मतलब इट इज एबल टू अट्रैक्ट इट्स ओन राइट्स एंड लायबिलिटीज. वो अपनी खुद की राइट एंड लायबिलिटीज अट्रैक्ट करने के काबिल हो जाती है. एंड उसके जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है. यानी कि कल को अगर कंपनी कहीं भी फंस जाती है ना, तो कंपनी सू होती है, उसके पीछे के मेंबर्स सू नहीं होते. इसी वजह से उस कंपनी को बोला जाता है कि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. ठीक है, समझ गए? आओ अब इसको देखते हैं इसमें क्या बोला गया है. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑल्सो नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी is the foundational doctrine of modern company law. ठीक है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है. लेट्स जस्ट स्किप दिस एंड कम स्ट्रेट टू डेफिनेशन. देखो, एक कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद अंडर द रेलेवेंट स्टैट्यूट विच इज नाउ कंपनीज एक्ट है 2019. ठीक है ना. इज कंसिडर्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी कोई रियल इंसान तो बन नहीं जाती. कोर्ट में ले जाओ, तथास्तु बोल दिया, आप जीता जागता इंसान हो गया. नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन होती है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. इसका मतलब ये है कि वो अपनी राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटीज कुछ इस तरीके से निभाती है जैसे कोई ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट निभा रहा हो. ठीक है, अपनी राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटीज निभाने के काबिल हो जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, एक इनकॉर्पोरियल एंटिटी बन जाती है. ये सारे कीवर्ड्स है जो आप लिखोगे एज अ लॉ स्टूडेंट अगर अपने एग्जाम में, तो टीचर बोलेगी भाई वाह मजा आ गया. ऑलराइट, एक केस है इसका, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन, पर मैं वो अभी समझाऊंगी. उससे पहले आई वांट यू टू नो कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. ठीक है ना. एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, उसकी खुद की राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है. समझ गए? आई होप समझ गए. मूविंग ऑन, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है. पहले आप मुझसे समझो, फिर आप पढ़ लेना. देखो भाई, ये एक बंदा है, इस बंदे का नाम है सॉलोमन. ठीक है, ये एक बंदा है, इस बंदे का नाम है सॉलोमन. सॉलोमन का एक बूट बिजनेस है. सॉलोमन भाई जूते बनाते हैं. ठीक है, सॉलोमन का एक बूट बिजनेस है.
सोलोमन का ये बूट बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप था, लेकिन उसने उसको एक कंपनी बना लिया। ठीक है, उसने उसको तब्दील करा दिया, ट्रांसफर करा दिया, बना ली एक कंपनी, इनकॉर्पोरेट करा लिया, पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। ठीक है, सोलोमन ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया और अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को एक कंपनी बना ली। सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, उसके बाद सोलोमन के ये जो कंपनी बनी सोलोमन की, वो एक प्राइवेट कंपनी बनी। ठीक, इसमें मेंबर्स कौन कौन थे? सोलोमन की वाइफ, सोलोमन की डॉटर्स एंड सोलोमन के 4 बेटे, 4 सन्स। ये ठीक है, ये थे मेंबर्स उस प्राइवेट कंपनी के। अब सोलोमन ने अपनी ही कंपनी को लोन दिया हुआ था। ठीक है, लोन दी हुई थी, बोरोइंग दी हुई थी, रादर बोरोइंग दी हुई थी। किसकी फॉर्म में? डिबेंचर की फॉर्म में। डिबेंचर क्या होता है पता है आप लोग को? नहीं पता, कोई बात नहीं। देयर इज नो शेम इन नॉट नोइंग, देयर इज शेम इन नॉट ट्राइंग। ठीक है, डिबेंचर क्या होता है अभी डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए इतना समझ लो कि मेजरली मोटा मोटा 2 तरीके होते हैं कंपनी को पैसे बोरो करने के लिए। या तो वो शेयर से बोरो कर सकती है, या तो वो डिबेंचर से बोरो कर सकती है। ठीक है, जब वो किसी भी से भी शेयर से बोरो करती है, तो वो उसका जितना पैसा वो उससे ले रही है, मान लो 100 रुपए का एक शेयर है, तो आप उस कंपनी के 100 रुपए के ही ओनर हो गए। ठीक है, उतने ही अमाउंट के आप ओनर हो गए। लेकिन जब आप डिबेंचर की तरह पैसा देते हो कंपनी को, तो आप क्रेडिटर बन जाते हो। ठीक है, फर्क इतना ही है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, ठीक है, डिसॉल्व हो रही होती है, तो डिबेंचर होल्डर को पैसे पहले दिए जाते हैं। समझ गए बात? समझ गए? ठीक है, अब वापस आते हैं केस के ऊपर। सोलोमन जो था, उसने अपनी कंपनी को एज अ डिबेंचर पैसे दिए हुए थे। ठीक है, डिबेंचर होल्डर था। कंपनी ने इनकर किए जबरदस्त फाइनेंशियल लॉसेस, कंपनी फाइनेंशियल लॉसेस में आई। ठीक है, अब जब कंपनी फाइनेंशियल लॉसेस में आई, तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी का होगा वाइंडिंग अप। ठीक है, तो जब कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बोला, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, उन्होंने बोला कि हमारा हक पहले है सोलोमन से। और सोलोमन ने बोला क्योंकि भाई मैं तो डिबेंचर हूँ, मैं तो क्रेडिटर हूँ, मैं तो सिक्योर्ड क्रेडिटर हूँ, इसलिए मुझे पहले पैसे मिलने चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ये लोग लड़ते लड़ते गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला क्योंकि भैया एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई थी कंपनी। ठीक है, और सोलोमन उसका सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इस वजह से सोलोमन को पैसे पहले दिए जाएंगे। एंड दिस कंपनी इज नॉट अ शैम और अ फसाद। ठीक है जी, आई होप आप लोग को फैक्ट्स क्लियर है। लेट्स कम एंड रीड सोलोमन वर्सेस सोलोमन। Mr. Solomon incorporated his sole proprietorship boot manufacturing business into a limited company. Limited company में बना लिया था सैमन को लिमिटेड कंपनी में बनाया था, प्राइवेट कंपनी में नहीं, एक भूल हो गई वहां पे। ठीक है, कंपनी उसकी सोलोमन की, उसकी वाइफ, उसकी बेटी एंड 4 सन्स, टोटल 7 मेंबर्स मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। सोलोमन मैनेजिंग डायरेक्टर थे और वास्ट मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स होल्ड करते थे। उन्होंने कंपनी को पैसे भी दे रखे थे एंड अपना लोन भी सिक्योर कर रखा था, टेकिंग अ डिबेंचर। ठीक है, कंपनी से फिक्स चार्ज वो ले लेते थे। कंपनी ने फाइनेंशियल कोलैप्स फेल किया और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने आर्ग्यू किया कि कंपनी जो थी वो एक एजेंट थी और फसाड थी सोलोमन की, और उसको पर्सनली लायबल करवाना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि कंपनी एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है और मिस्टर सोलोमन से एक सेपरेट एंटिटी होल्ड करती है। ठीक है, इसलिए उसके ड्यूली इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद एक कंपनी को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को ट्रीट किया जाता। और मिस्टर सोलोमन एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है एंड इस वजह से उनकी पेमेंट प्रायोरिटी रखेगी ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। समझ गए? अब फीचर्स देखते हैं। केस भी कर लिया, अब फीचर्स देखते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक कंपनी की एक एंटिटी होती है जो डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है उसके शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से और एम्प्लॉयज से। ठीक है, कंपनी की आइडेंटिटी अनअफेक्टेड रहती है बाय द चेंजेस इन द मेंबरशिप। मेंबरशिप में चेंजेस आते जाते रहेंगे, लेकिन उसकी कंपनी की आइडेंटिटी सेम रहती है। दूसरा फीचर, परपेचुअल सक्सेशनशिप होती है। परपेचुअल, सदा के लिए, सदा के लिए यानी कि फॉरएवर। परपेचुअल मीन सदा के लिए। द लाइफ ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स लाइफ। मेंबर्स लाइफ से इंडिपेंडेंट है। मेंबर्स आते जाते रहेंगे, डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो जाए, यू नेवर नो, लेकिन कंपनीज कंटिन्यू करेगी टू एग्जिस्ट जब तक उसका वाइंड अप नहीं हो जाता। सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी फीचर, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा कैपेसिटी टू ओन प्रॉपर्टी।
कंपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी की लीगल ओनर होती है, ठीक है, अपने नाम में प्रॉपर्टी रख सकती है, अपने नाम में प्रॉपर्टी के एसेट्स एंजॉय कर सकती है, शेयर होल्डर्स का कोई डायरेक्ट प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट नहीं होता। ये केस देखो, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को लिमिटेड, इसमें क्या हुआ था, एक शेयर होल्डर ने कोशिश की कि वो कंपनी की इंश्योरेंस अपने नाम करा ले, लेकिन ये होल्ड किया गया कि एक शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉपर्टी अपने नाम पर इंश्योर नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी कंपनी को बिलोंग करती है और शेयर होल्डर को बिलोंग नहीं करती। मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस को लिमिटेड। फोर्थ पॉइंट, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। कंपनी चाहे तो लीगल पर्सन होने के नाते अपने राइट्स इन्फोर्स करा सकती है और खुद को डिफेंड भी कर सकती है। कंपनी अगर चाहे तो अपने खुद के मेंबर्स को भी सू कर सकती है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी, दिस इज द बेनिफिट जो बहुत सारे लोग इनकर करना चाहते हैं, विच इज वाई वो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म्स को ट्रांसफर कराते हैं किसमें, कंपनीज में। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना भाई, अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो फिर आप तो साफ साफ बोल दोगे कि भाई आप मेंबर्स को पर्सनली लायबल नहीं करा सकते, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। चीफ एडवांटेज है ये सेपरेट लीगल एंटिटी। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स? देखो, मैंने आपको क्या बताया, कंपनी में पैसे बोरो करने के दो तरीके हैं, या तो कोई शेयर से कर ले या तो कोई डिबेंचर से कर ले। तो अगर कोई भी इंसान शेयर खरीदता है ना, मतलब वो शेयर इज जस्ट अ यूनिट, तो जितने का शेयर खरीदता है वो इतने अमाउंट का ओनर हो जाता है कंपनी का, ठीक है, उतने अमाउंट का ओनर हो जाता है। तो मान लीजिए एक अमाउंट अगर एक शेयर अगर 100 रुपए का है, ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर बार आपको उसके 100 रुपए ही देने हैं, हो सकता है आपने एट अ टाइम उसके 60 रुपीज दिए हो। So what is the unpaid amount? It's 40 rupees. It's as simple as that. Unpaid share capital is 40 rupees. तो आपकी कंपनी की तरफ लायबिलिटी सिर्फ ये 40 रुपीज की है, ठीक है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी एफडी कुछ नहीं तुड़वाना आपको, आपको सिर्फ 40 रुपए देने हैं, समझ गए बात। सिर्फ अनपेड शेयर कैपिटल की जिम्मेदारी है मेंबर्स की, ओके, लिमिटेड लायबिलिटी में। या फिर और गारंटी, ये मैं समझाऊंगी आगे गारंटी क्या होता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, मतलब कि कंपनी अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स खुद कर सकती है थर्ड पार्टीज के साथ, ठीक है, या फिर अपने खुद के मेंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, इसमें क्या था, गवर्निंग ली एक बंदा था, वो गवर्निंग डायरेक्टर भी था और वो पायलट भी था फर्म का, ठीक है, और सोल शेयर होल्डर था एंड ही वाज आल्सो एन एम्प्लॉय, क्योंकि वो प्राइवेट भी था। उसकी विडो, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो विडो थी दे वर एंटाइटल्ड टू वर्क्स कॉम्पनसेशन, इवन दो वो खुद सोल शेयर होल्डर है, लेकिन उसकी डेथ के बाद, ली की डेथ के बाद उनकी जो वाइफ थी वो वर्कर्स कॉम्पनसेशन की इंटाइटलमेंट हो जाती है, ठीक है, एंटाइटल्ड हो जाती है। और ये एस्टैब्लिश किया गया कि ली खुद कंपनी का ओनर होकर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है। ओके, सो दैट्स द थर्ड केस फॉर यू इन दिस वीडियो। मूविंग ऑन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी की कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, ना ही सोल होती है, वो सिर्फ नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट करता है कलेक्टिव विल के साथ, समझे, आर्टिफिशियल पर्सन। आई होप ईच एंड एवरी फीचर वाज क्लियर टू यू। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, कैपेसिटी टू ओन प्रॉपर्टी होती है, खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, लिमिटेड लायबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। इफ यू वांट दीज नोट्स, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक्सेस कर लो, ठीक है। आई प्रॉमिस यू, ना तो आपसे अभी कोई पैसे मांगे गए हैं, ना ही आप वहां पे जाओगे तो कोई पैसे मांगे जाएंगे। okay, this is just for you guys to study from. Next topic which I wanted to cover in this video is advantages and disadvantages of corporation. Incorporation क्या होता है? Incorporation एक ऐसा लीगल प्रोसेस होता है जिससे कोई भी बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी ले लेता है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी की पावर एंजॉय करती है, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक बिजनेस जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑब्टेन करता है।
और ये होता कैसे है, जब आप नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के जितने भी सारे प्रिस्क्राइब पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करते हो। फॉर्मल प्रोसेस होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। एडवांटेजेस देखते हैं इसके। सबसे पहला तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो जाता है। आई कैन नॉट पुट मोर एम्फोसिस ऑन दिस, दिस इज अ वेरी चीफ एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाती है, अपने मेंबर्स से अलग हो जाती है। सेपरेशन मीन्स मेंबर्स कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, मेंबर्स को आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कंपनीज के एक्शंस और लायबिलिटीज के लिए। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी। सेकंड इज परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना। परपेचुअल सक्सेशन भी हम समझ चुके हैं कि अगर मेंबर्स की एग्जिस्टेंस स्टॉप हो सकती है, लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस कभी स्टॉप नहीं होगी। कंपनी की एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इट्स मेंबर्स। मूविंग ऑन, ओनरशिप ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, सोल लीगल ओनर होते हैं अपने एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज की कंपनी, ठीक है। और किसी भी मेंबर का कोई भी प्रोप्राइटरी क्लेम नहीं होता कंपनी की प्रॉपर्टी में और कंपनी की प्रॉपर्टी के एसेट्स के अंदर। स्टेबिलिटी ऑफ टाइटल रहती है, ठीक है। कोई भी आए या जाए, टाइटल टाइटल ही रहता है। इसमें मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस का केस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आपको और केस देखना है तो आप ये केस देख सकते हैं। आई एम मूविंग ऑन। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, खुद अपने राइट्स इन्फोर्स करवा सकती है एंड खुद सू हो सकती है। एज अ लीगल पर्सन कंपनी के पास पूरा पूरा हक है, पूरी पूरी लीगल कैपेसिटी है कि वो इनिशिएट कर सकती है लीगल एक्शन, अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकती है या फिर खुद के खिलाफ अपने कॉर्पोरेट नेम के अंदर केस इनिशिएट हो सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। जहाँ एनहांस्ड एक्सेस टू कैपिटल उसका हो जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कारण एंड रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिज्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि कॉर्पोरेशन वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक इनिशिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से अपनी कैपिटल रेज कर पाए फ्रॉम पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स। एनहांस्ड एक्सेस टू कैपिटल हो जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स प्रेफर लेंडिंग टू इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस ड्यू टू डिफाइंड लीगल स्ट्रक्चर। बैंक्स वगैरह तो ये प्रेफर करते हैं कि वो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस को ही पैसा दे, ठीक है, ताकि फाइनेंसिंग में सिक्योर कर सके। एडवांटेजेस क्लियर हो गए, 5 एडवांटेजेस मैंने आपको बताए। डिसएडवांटेजेस पे आ जाती है। इनकॉर्पोरेशन सब्सटैंशियल बेनिफिट्स तो ऑफर करते ही हैं, लेकिन उसके कुछ ऑब्लिगेशंस और ड्रॉबैक भी होते हैं। सबसे पहला इस कॉस्ट, बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं भाई, इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। फाइलिंग फीस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लीगल एंड अकाउंटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करवाने पड़ते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, ठीक है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी फीस होती है वही बहुत ज्यादा होती है कॉर्पोरेट स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इज कॉस्ट। दूसरा है डबल टैक्सेशन, कुछ कुछ सर्टेन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में अप्लाई होता है, ठीक है। 2 लेवल्स ऑफ टैक्सेशन, मतलब सबसे पहला तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगता है, कंपनी में कॉर्पोरेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। दूसरा, शेयर होल्डर्स आर टैक्स्ड अगेन व्हेन दोस प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम एज डिविडेंड्स एंड देन शेयर होल्डर्स के ऊपर अगेन टैक्स लगता है, डबल टैक्सेशन। लॉस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, स्टॉक कॉर्पोरेशंस के अंदर सिंगुलर कंट्रोल ऑफ द ओनर इज ऑफन डाइल्यूटेड, सिंगुलर ओनर का जो कंट्रोल होता है वो डाइल्यूटेड होता है। गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग इस वजह से बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स के पास चली जाती है, जो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। समझिए आप बात को, समझिए। ये जो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है ना, जो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है, ये आपको उस कंपनी का सिर्फ 0.00001% ओनर बनाती है। और ऐसे न जाने कितने ओनर्स होंगे उस कंपनी के, तो सब तो बैठ के डिसीजन ले नहीं सकते। तो वो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स बनाती हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स बनाती हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसले करते हैं कंपनी में, ठीक है ना। उसी की यहाँ पर बात हो रही है। लॉस ऑफ पर्सनल कंट्रोल की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चली जाती है और कंपनी जैसे जैसे ग्रो होती है मोर एंड मोर शेयर इशू होते हैं, ओरिजिनल कंट्रोल डिमिनिश होता चला जाता है। रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर एंड कंप्लायंस, कॉर्पोरेशंस को ये जरूरी है कि वो स्ट्रिक्टली अडेयर करे सारे के सारे रेगुलेशंस एंड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स की, which involves very strict corporate management and operation protocols.
इतने सारे लेंदी प्रोसेसेस, इतने सारे प्रोटोकॉल्स, इतने सारे प्रोसीजर्स, सबका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नेवर एंडिंग पेपर वर्क, कंपनीज आर सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कॉन्टिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन चलता ही रहता है, एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटस देखनी पड़ जाते हैं, टैक्स रिटर्न, डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, एंड देन डिफिकल्टी इन डिसॉल्विंग, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि एक कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होती है, हम खुश भी हो गए कि भाई ठीक है, मेंबर से अफेक्ट नहीं होगी, स्टेबिलिटी आएगी, कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। व्हाट इफ यू एक्चुअली वांट द कंपनी टू डिसॉल्व, अगर आप सच में चाहते हैं कंपनी वाइंड अप हो जाए, तो उसकी एक फ्लिप साइड ये है, परपेचुअल सक्सेशन की फ्लिप साइड ये है कि उसकी डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप एक चैलेंज और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है, which takes both time and financial resources. And last but not the least, lifting of corporate veil. हमने क्या पढ़ा कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आप कंपनी के मेंबर्स को पर्सनली लायबल नहीं करवा सकते, इन सब सिचुएशंस आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं लिफ्ट करना कॉर्पोरेट वेल को। सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रिंसिपल को जब आप इग्नोर कर देते हैं और कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देते हैं या पियर्स कर देते हैं, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का मिसयूज ना किया जाए। रेयर होता है, बहुत कम सिचुएशंस में किया जाता है, ऐसा प्रोविजंस रोज रोज इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑलराइट, so this is all for this video. In the next video I'm going to cover lifting of corporate veil. Alright, I hope you understood both of the topics. स्टार्ट कर दिया है मैंने, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ाया है इसमें, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ाया along with case laws. I hope you liked it. Bye bye, I'll see you until next time.